नमस्कार दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैनल के पर्पज़ के बारे में देखेंगे। दोस्तों चैनल का पर्पज़ है कि हमें एस्पिरेंट्स के पैसे को बचाना है, उनके टाइम को बचाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को एक साइड हॉबी बनाना है, ना कि फुल टाइम प्रिपरेशन, ताकि प्रोडक्टिव काम लोग समाज के अंदर करते रहें। उसके साथ ही हमें जो फॉर प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोचिंग इंडस्ट्री है उसे तबाह करने की कोशिश करनी है, जितना हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि वो समाज के खिलाफ़ है। उसके बाद दोस्तों एक कोर्स कंप्लीट कैसे करना है आपको, उसके लिए आपको करीब 2 आवर्स की लेक्चर हर रोज़ देखने चाहिए। जो कोर्स है पूरा उसके अंदर से, उसके उन 2 आवर्स के लेक्चर को आपको 6 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए, बार-बार रिवाइज़ करके, एनालाइज़ करके, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वीडियो के अंदर अच्छे से, उन चीज़ों के बारे में खुद से रिसर्च करने के साथ। उसके अलावा मैं इस कोर्स को जीएस प्लस ऑप्शनल को 110 दिन के अंदर ख़त्म कर दूँगा, 15 दिन एक्स्ट्रा लूँगा करंट अफेयर्स के लिए, और वो सब करने के बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स भी देता रहूँगा। तो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे फीचर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें दोस्तों हमने पहली चीज़ प्रियम्बल पढ़ ली थी पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके अंदर आते हैं, और इसे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 1 और 2 जो है वो यूनियन टेरिटरीज, यूनियन और टेरिटरीज, और दूसरा जो पार्ट है वो सिटीजनशिप से डील करता है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स जो वर्ड है, ये वर्ड काफ़ी इवॉल्व वर्ड है। उससे पहले जो वर्ड हुआ करता था वो राइट्स वर्ड हुआ करता था। मतलब ऐसा है कि जो पहले का जो ज़माना था, मतलब मैं बात करूँ जब राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उस समय जो राजा जो लोग होते होते थे उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हुआ करती थी। मतलब ऐसा था कि वो जनता को ऐसा बोलते थे कि हम आपके राजा हैं क्योंकि भगवान ने हमें ये अधिकार दिया है, ना कि लोगों ने दिया है। उन्होंने कहा भगवान ने हमें ये अधिकार दिया है, इसलिए हम तुम्हारे राजा हैं और हम तुम्हारे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। तो समय बीतता गया, तो फिर लोगों ने सोचा यार ये बात कुछ जम नहीं रही, तो फिलोसफर्स आए, पॉलिटिकल फिलोसफर्स आए, उन्होंने कहा भाई ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये पागल बनाते हैं जनता को। असल में बात ये है कि इनका काम समाज का वेलफेयर करना है, ना कि अपनी मनमर्जी से चलाना, लोगों के लिए मनमर्जी से राज करना है। मतलब अपनी मर्जी से राज करना इनका मकसद नहीं होना चाहिए। इनका मकसद होना चाहिए जनता के वेलफेयर के लिए राज करना। मतलब एक तरह से इनका पर्पज़ ही ये होना चाहिए। तो उसके साथ-साथ जब राजा लोग हैं वो इन बातों को नहीं सुन रहे थे, तो फिर जनता ने रिवोल्ट किया। तो इसी ऐसे एक रिवोल्ट की का केस हुआ था इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ था, एक किंग हेनरी थे, तो उनके खिलाफ जनता ने रिवोल्ट किया था। तो जनता ने फिर उनसे कहा या तो आपको हम हटा देते हैं मतलब आपको मार के हटा देंगे, या वरना आप एक काम करिए, हमें कुछ अधिकार दीजिए फिक्स, मतलब जो गारंटीड हो, मतलब वो अधिकार तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि उस समय क्या होता था, किंग के पास अनलिमिटेड अधिकार थे, उनके सामने जो जनता थी वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह थी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे इंसान है, कीड़े मकोड़ों को जब चाहे मसल के मार दे, इस्तेमाल कर ले अपनी ज़रूरत के लिए, उस तरह की कंडीशन हुआ करती थी राजाओं के टाइम पे। तो तब से ये राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है जो इवॉल्व होके आया फंडामेंटल राइट्स के रूप में जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। दोस्तों अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 के बाद, तो तब जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे इवॉल्व हुआ उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का, तो उसमें अमेंडमेंट्स होते गए। तो जो 10 अमेंडमेंट हुए थे पहले, उन्होंने बिल ऑफ राइट्स करके एक चीज़ बनाई। तो उन बिल ऑफ राइट्स को ही आज अमेरिका के अंदर फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और जब इंडिया वाले लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना इंडिया वाला, तो उन्होंने भी देखा कि बहुत अच्छी चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, ये हमें लेना चाहिए। और दोस्तों हमारा जो प्रीएम्बल था वो भी हमने अमेरिका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया था। जो आइडिया हमें अच्छे लगे थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक प्रीएम्बल है, एक फंडामेंटल राइट्स है, तो ये हमने वहाँ से लिया है। अब दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्या कंडीशन है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इंसान है वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है, मतलब अगर मान लो अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो कोई आए, राजा का कोई इंसान, जैसे आज के ज़माने में पुलिस आए आपको गोली मार दे, कोई आपको बचा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं तो इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, जो मिनिमम एग्जिस्टेंस है, और इंसान की जो डिग्निटी है, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है। मतलब सबसे बेसिक चीज़ है ये, एग्जिस्टेंस के लिए बेसिक है। मतलब ऐसा तो होना ही होना चाहिए, ये अधिकार तो होने ही होने चाहिए। चाहे एक बार को पैसा ना हो, लेकिन ये अधिकार कम से कम इंसान के पास होने चाहिए। खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन ये अधिकार होने चाहिए। तो दोस्तों ये अधिकार किसके लिए हैं? तो ये सरकार के खिलाफ अधिकार हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल जो होता है वो स्टेट होती है। मतलब स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा उनके पास मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, सब कुछ है। तो ये जो है स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है, मतलब स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आज ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, और इन्हें गारंटीड किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें गारंटीड किया गया है। और इनका जो
जिनका जो एग्जीक्यूशन है वो किया जाएगा सुप्रीम और हाई कोर्ट्स के द्वारा, यानी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिसएबल हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो रिट्स इशू करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कर पाते हैं। और क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो स्टेट अपने आप ही इन्हें वायलेट करने की कोशिश नहीं करती है। जब कभी कोशिश करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोगों को बचा लेते हैं। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स का। तो जब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना तो पहले हमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। दोस्तों इन राइट्स के अंदर कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है, लेकिन इनमें समझाया गया है कि असल में हम बात क्या कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 12 है उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट असल में है क्या। तो उसमें बताया गया है स्टेट वो क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हम एक बार देखते हैं। एक तो पार्लियामेंट, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, उसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, या फिर उनके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं। यानी हर वो चीज़ जो सरकार के कंट्रोल में है, या फिर वो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं स्टेट की, और या उनके इन्फ्लुएंस में है, वो स्टेट कही जाएंगी। अब दोस्तों इसके बीच में एक प्रॉब्लम आती है, जुडिशरी को लेके। क्या जुडिशरी जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे हैं, क्या वो भी स्टेट हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि जुडिशरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो ये होता है कि जो जज है, जो जजमेंट कर रहा है, वो दोनों पार्टी जिनको वो सुन रहा है उनसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो दोनों को पूरी तरह से सुने। एक तो दोनों को पूरी तरह से सुने और दोनों में किसी से भी वो रिलेटेड ना हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर जुडिशरी स्टेट से रिलेटेड हो गई तो वो न्याय कैसे देगी? मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें गारंटेड कैसे करवा पाएगी अगर वो खुद ही स्टेट हो गई तो? तो दोस्तों जो जुडिशरी है वो जब अपने जुडिशल फंक्शन कर रही हो, मतलब जब न्याय सुना रही हो या जजमेंट दे रही हो या अपनी प्रोसीडिंग्स चल रही हो कोर्ट की, उस समय वो स्टेट नहीं होती। इट इज़ नॉट स्टेट। और बाकी समय जब एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम चल रहा हो, जैसे मान लो ऑफिस वर्क है कोई, तो उसके लिए तो स्टेटों से होना ही पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट वगैरह की। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जुडिशरी जो है अपने जुडिशल फंक्शंस के टाइम पे स्टेट नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून, अब कानून जो वर्ड है उसे इस तरह डिफाइन किया गया है कि वो लेजिस्लेशन कोई कानून भी हो सकता है, या वो कोई बाई लॉ भी हो सकता है, कोई ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन भी हो सकता है, कोई रेगुलेशन भी हो सकता है, कोई ऑर्डर भी हो सकता है गवर्नमेंट का, कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट जिस जिस तरह से काम करती है, उसके जो मतलब ऑर्डर्स जो वगैरह जो होते हैं, मतलब जिस तरह से वो काम कर रही है जिन फैसलों के द्वारा, वो सब चीज़ें लॉस के अंदर आती हैं। तो इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ जो इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन में फंडामेंटल राइट्स है, यानी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर इनमें से कोई भी चीज़ सरकार की जाती है तो वो अल्ट्रा वायलेंस हो जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, यानी वो लागू नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है, आर्टिकल 13 में सिर्फ यही बताया गया है, आर्टिकल नंबर 12 में सिर्फ यही बताया गया है कि एक्चुअल में स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि लॉज जो हैं, लॉज का डेफिनेशन यहाँ पे ये दी गई है इतनी सारी। तो उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाए। तो दोस्तों आगे अब हम राइट्स ऑफ इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसे हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह जो आप टेलीग्राम से ले लेना। थैंक यू।